साथियों नमस्कार, मैं हूं एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बीएनएस 2023 का अध्यायवार अध्ययन, क्योंकि इससे पहले मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 को कवर किया है, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बातें मैंने उसमें बताई है, आपको पसंद आएगी। इसी तरह से इस वीडियो में हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 3 काफ़ी बड़ा है, जो कि इसमें धारा 14 से लेकर धारा 44 तक है, और इसमें सामान्य अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सामान्य अपवाद ऐसे अपवाद यानी कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके घटित होने पर भी वो अपराध नहीं होते, अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आत्मरक्षा के स्वरूप यदि कोई अपने से अनहोनी हो जाती है, कोई भी कार्य घटित हो जाता है जिसमें हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं या दूसरों की जान की रक्षा कर रहे हैं, उस दौरान यदि घटित होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। विस्तृत अध्ययन हम इसमें करेंगे बारीकी से। और चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसमें अध्याय 3, जैसा कि मैंने बताया, धारा 14 से लेकर धारा 44 तक इसमें दिया गया है साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित प्रावधान। तो धारावार इसको हम पढ़ते हैं और किस धारा में क्या प्रावधान दिया गया है इसको हम समझते हैं। साथ ही साथ संभवतः हम उसमें कुछ उदाहरण या दृष्टांत भी पेश करेंगे, जिसके माध्यम से उस धारा को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले धारा 14 के बारे में। और इसमें दिया गया है कि तथ्य की भूल से किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है। यानी कि यदि कोई ऐसा कार्य घटित हुआ है जिसमें तथ्य के वजह से भूल हुई है, ना कि विधि की भूल हुई है। ये स्पष्ट यहाँ पर फिर से बता देना चाहूँगा कि विधि की भूल ये क्षम्य नहीं है, लेकिन तथ्य की भूल क्षम्य होती है। तथ्य की भूल से किया गया कोई कार्य क्षमा योग्य होता है। उसी का प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। बीएनएस 2023 की धारा 14 क्या प्रावधान है वो हम पढ़ लेते हैं। कोई कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो यह सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध था। यानी कि वो कार्य जिसको कर रहा था उसको ऐसा आ, सद्भावनापूर्वक विश्वास था कि वह विधि सम्मत ही उस कार्य को कर रहा है, लेकिन वास्तव में विधि सम्मत नहीं होता है। तो यह उसका तथ्य की भूल होती है जो घटित हुई है, क्योंकि मेन मकसद उसका क्या था, विधि सम्मत कार्य करना। तो धारा 14 का यहाँ पर उसको संरक्षण मिलेगा। अन्य उदाहरण इसमें दिया गया है कि न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश में किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक ये विशेष इसमें यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। धारा 15 को देख लेते हैं। न्यायिक रूप से करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं है। और उसी प्रकार धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के पालन में किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि न्यायालय ने क व्यक्ति को ऐसा विश्वास रखते हुए कि वह म है, क को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर्मचारी को आदेश दिया है। पुलिस कर्मचारी क को इस विश्वास से गिरफ्तार करता है कि वह वास्तव में म है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जब प्रतिपरीक्षण होता है वहाँ पर, तो वास्तव में वह म न होते हुए क साबित होता है। तो इसमें ना तो न्यायालय का कोई गलती है और ना ही उस पुलिस कर्मचारी की गलती है जिसने उसको गिरफ्तार किया है। धारा 17 को पढ़ लेते हैं। धारा 17 में क्या प्रावधान किया गया है उसको हम समझते हैं। धारा 17 कहती है कि विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका हम स्पष्ट रूप से एक यहाँ पर दृष्टांत पढ़ेंगे और दृष्टांत के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि न्यायानुमत होने का विश्वास किस प्रकार से होता है। उसको हम दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। क य को ऐसा कार्य करते देखता है जिससे किसी की मृत्यु कारित की जाए, ऐसा घटित होता है। क को ऐसा विश्वास हो रहा है कि यह किसी की मृत्यु कारित करेगा। तो क य को किसी अधिकारी के समक्ष ले जाने के लिए य को निरुद्ध कर लेता है, यानी कि य को पकड़ लेता है और उससे वह कार्य घटित होने से उसे रोक देता है। क ने इस कार्य के लिए कोई अपराध नहीं किया है, जबकि यह उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में भी यदि कार्य कर रहा था, जो कि क को नहीं मालूम था। क सिर्फ सामान्य उद्देश्य से उसको इस तरह से उसने देखा था कि ये किसी के प्रति उपहति कारित कर रहा है, तो उसने
उस उपहति को रोकने के लिए य को निरुद्ध कर लिया, और निरुद्ध करने का उद्देश्य ये था कि वह किसी सक्षम अधिकारी के पास पेश करेगा। तो इस मामले में यहाँ पर क का सद्भावनापूर्वक कोई कार्य था, इसलिए क ने कोई अपराध घटित नहीं किया है। धारा 18 के बारे में पढ़ते हैं। विधिपूर्ण कार्य करने में यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। विधिपूर्ण कार्य क्या है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कोई कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सावधानी पूर्वक करने के दौरान यदि घटित होता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका हम स्पष्ट एक यहाँ पर दृष्टांत समझते हैं जो कि आपको काफी समझ में आएगा। क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, तभी कुल्हाड़ी का फल हत्थे से निकलकर सामने खड़े व्यक्ति को लगता है और वह व्यक्ति मारा जाता है। यदि क द्वारा सावधानी बरती गई थी तो क ने कोई अपराध नहीं किया है। अर्थात क जब कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा होता है उस दौरान शायद उसने उसको यदि आगाह किया हो सामने वाले व्यक्ति को कि साइड में हो जाए, यदि वह हो गया था या फिर बाद में फिर पुनः किसी कारणवश आ गया था, और क द्वारा कुल्हाड़ी से कार्य करने के दौरान कुल्हाड़ी अपने हत्थे से निकलकर छूटकर सामने वाले व्यक्ति को लग जाती है, तो इसमें क की कोई गलती नहीं है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। यही यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से इसको दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। धारा 19 को समझ लेते हैं। धारा 19 कहती है कि किसी अपहानि को रोकने के लिए किए गए कार्य से अपहानि होना अपराध नहीं है। यानी कि किसी ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई अन्य कार्य करना जो कि चाहे वो हानि के स्वरूप में हो, यदि ऐसा किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं जो कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। क जो कि अग्निकांड को रोकने के लिए पास के मकान को इस आशय से गिरा देता है कि यदि वह मकान नहीं गिराया गया तो संभवतः आग पूरे गांव में फैल जाएगी। तो इस कार्य के लिए जो कि क द्वारा संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है, यानी किसी मकान को गिराया जाता है तो भी ये संपत्ति की हानि होती है क द्वारा, लेकिन क के द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये धारा 19 इस कार्य के लिए संरक्षण प्रदान करती है। धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है 7 वर्ष की आयु या उससे कम आयु वाला बालक यदि कोई कार्य करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार धारा 21 में भी यही प्रावधान है कि 7 वर्ष से यदि ऊपर है बालक की उम्र किंतु वह अपरिपक्व समझ वाला है और उसके द्वारा यदि कोई कार्य होता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि 7 वर्ष से ऊपर का कोई बालक है और वह अपरिपक्व समझ वाला है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये धारा 21 उसको संरक्षण प्रदान करती है। इसी प्रकार धारा 22 में दिया गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से बिल्कुल ही उसको समझ नहीं है कि उसके द्वारा किया गया कोई कार्य उसका परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम से वो वाकिफ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि उसका चित्त ही पूरी तरह से विकृत है। इसी तरह से धारा 23 और 24 में भी यही प्रावधान किया गया है कि मत्तता की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि कोई शराबी व्यक्ति है, उसने इस हालत में शराब पी रखी है, इस कदर से पी रखी है कि उसको भी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के परिणाम के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, पूरी तरह से अनभिज्ञ है, लेकिन वो कोई कार्य घटित करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए वह अपराधी नहीं है। उसको यह धाराएं यानी धारा 23 और 24 उसको संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन इसके विपरीत प्रतिरक्षा का अधिकार सामने वाले व्यक्ति को है। यदि मत्तता वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा ही हमला कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति जिस पे हमला हो रहा है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में वह मत्तता युक्त व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। इसका हम आगे और अन्य धाराएं जो इसकी दे रखी है प्राइवेट प्रतिरक्षा वाली उसमें हम बारीकी से समझेंगे। तो धारा 23 और 24 में मत्तता की स्थिति में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसका प्रावधान है। धारा 25 क्या कहती है इसको हम समझ लेते हैं। धारा 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति कारित होने की संभावना हो अपराध नहीं है। इसका दृष्टांत हम समझ लेते हैं। क और यह आपसी सहमति से यह जानते हुए कि इस कार्य से अपहति कारित होना संभाव्य है
तलवारबाजी का खेल खेलते हैं और खेल के दौरान क य को उपहति कारित कर देता है, तो यहाँ पर क द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि खेल से पूर्व यहाँ पर सम्मति दोनों की थी। धारा 26 को हम समझते हैं। धारा 26 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से और सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, अपराध नहीं है। यानी कि सहमति से ऐसा कार्य किया गया था जिसमें उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं था, सद्भावना पूर्वक किया जा रहा था, उसकी जान बचाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन उस कार्य के दौरान उस व्यक्ति की जान चली जाती है, तो यहाँ पर वह कार्य अपराध इस श्रेणी में नहीं आएगा। इसका दृष्टांत हम समझते हैं। क एक चिकित्सक है और यह किसी बीमारी से ग्रसित है, यानी क एक चिकित्सा व्यवसायी है या कोई डॉक्टर है और यह ऐसा व्यक्ति है जो किसी बीमारी से ग्रसित है। क यह का ऑपरेशन यह जानते हुए करता है कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किंतु सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए यह का ऑपरेशन करता है जिससे यह की मृत्यु हो जाती है, तो क ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है। हालांकि इसके प्रावधान बीएनएस में आगे भी है, जो धारा 106 है, यानी कि जो लापरवाही पूर्वक यदि कोई उपहति होती है तो उसका अपराध पंजीबद्ध होता है, उसके तहत इसकी विवेचना होगी। और इस धारा में कहाँ तक इसका संरक्षण इसे मिलेगा उसका तो निर्णय केवल न्यायालय ही करता है। तो पुलिस के संज्ञान में यदि ऐसे मामले आते हैं तो उसमें अपराध तो पंजीबद्ध होगा, लापरवाही के उपलक्ष्य में होगा और उसको कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। धारा 27 क्या कहती है, इसको हम समझते हैं। संरक्षक द्वारा अपने बालक या विकृत चित्त बालक के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। तो यहाँ पर संरक्षक द्वारा अपने बालक के लिए या फिर ऐसा बालक जो विकृत चित्त है, अपनी सहमति देने में असमर्थ है, संरक्षक की सहमति से यदि किया जाता है तो उसमें कोई घटित घटना होती है तो उसके लिए कोई अपराध नहीं बनता है। एक दृष्टांत यहाँ पर समझ लेते हैं। क अपने बालक के फायदे के लिए यह जानते हुए कि ऑपरेशन से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, पथरी निकालने के लिए डॉक्टर से ऑपरेशन करवाता है। तो यहाँ पर जो बालक को उपहति हो रही है उसके लिए क ने कोई अपराध नहीं किया है, इसी का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है धारा 27 में। धारा 28 कहती है कि किसी भय के अधीन दी गई सम्मति से किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको निरुद्ध किया गया है और उसे जान से मारने की धमकी दी गई है और उस धमकी के अधीन निरुद्ध व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, चाहे वो अवैधानिक हो, फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह कार्य उसने किसी धमकी के अधीन सहमति लेकर किया था। धारा 29 क्या कहती है, इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी कि इसमें एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि गर्भपात कराना एक स्वतः अपराध है, चाहे सहमति से हो या ना हो। किंतु यदि सद्भावना पूर्वक कराया गया है और किसी जो गर्भवती महिला है उसकी जान बचाने के उद्देश्य से किया गया है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको धारा 29 का यहाँ पर संरक्षण मिलेगा। और भी इसमें प्रावधान है कि धारा 25, 26 और 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों के लिए नहीं है जो उपहति के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सहमति देता है उसके साथ कारित किया जाता है। तो ये उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट था कि गर्भपात कराना स्वतः अपराध है, किंतु यदि गर्भवती महिला की स्वास्थ्य के लिए या उसकी जान बचाने के लिए यदि ऐसा कार्य किया जा रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 29 का यहाँ पर उसे संरक्षण मिलेगा। धारा 30 में क्या प्रावधान है उसको हम समझ लेते हैं। सहमति के बिना किंतु किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी कि सहमति लेना उचित भी नहीं है, संभाव्य भी नहीं है, किंतु उसके फायदे के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है, चाहे उसके खिलाफ कोई अपहति ही क्यों ना कारित हो जाए, तो भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका एक दृष्टांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं। क को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि बंदूक चलाने से क की जान जा सकती है, सद्भावना पूर्वक क की जान बचाने के उद्देश्य से बाघ पर बंदूक से फायर करता है, जिससे क को भी उपहति हो जाती है। तो यहाँ पर य ने कोई अपराध नहीं किया है, इसी का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर क को धारा 30 का संरक्षण मिलेगा। धारा 31 में जो प्रावधान है उसको हम देख लेते हैं। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना से होने वाली अपहति अपराध नहीं है।
सद्भावना पूर्वक यहाँ पर उद्देश्य था। एक उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूँ कि कोई मरीज ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके बारे में यदि डॉक्टर उसे बता देता है कि तुम्हारी जान बचना मुश्किल है, तो यह सुनते ही यदि उस मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने सद्भावनापूर्वक उसको सूचना दी थी कि आपको इस प्रकार की बीमारी है, किंतु उस बीमारी के भय से वो व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। इसी का यहाँ पर संरक्षण उनको मिलेगा धारा 31 के तहत। धारा 32 में दिया गया है, धमकियों द्वारा विवश किए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कि किसी व्यक्ति को धमकियों के माध्यम से विवश कर दिया गया है, उसको डराया धमकाया गया है कि यदि तू यह काम नहीं करेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे या फिर उसके साथ और ऐसी कोई आपत्ति कारित कर देंगे, तो वह भय की वजह से कोई अवैध कार्य कर देता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ये यहाँ पर दिया गया है। धारा 33 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्यों का उल्लेख है और यह अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तुच्छ अपहानि में सामान्य बातचीत हो सकती है, सामान्य बातचीत में मनमुटाव हो सकते हैं, आपसी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ये तुच्छ श्रेणी में आते हैं। इनमें यदि कोई इस प्रकार का यदि कोई मामला आता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं है। अब हम इसके भाग दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और धारा 34 से धारा 44 तक इसमें धाराओं को इनको समाहित किया गया है। तो हम वन बाय वन यानी कि धारा 34 से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रतिरक्षा के जो अधिकार है उसमें हमें क्या क्या प्रावधान या क्या क्या हमें सावधानी रखना है, उसको भी हमें देखना है। धारा 34 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें अपराध नहीं है। यदि अपने बचाव में यदि कोई बात की गई है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। और भी बारीकी से अन्य धाराओं में इसको हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी, तो हम उन पर भी नज़र डालते हैं। धारा 35 कहती है शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। यदि शरीर के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है या संपत्ति के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उसको यहाँ पर धारा 35 में दिया गया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार धारा 35 देती है, यह प्रावधान किया गया है। दूसरा इसमें है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार से संबंधित कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो उसके लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर धारा 35 देती है। वह स्वतंत्र है कि इन चीज़ों की रक्षा के लिए वह युक्त कार्य कर सकता है, बचाव के लिए कार्य कर सकता है। आगे और पढ़ते हैं हम। धारा 36 क्या कहती है, विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा। जैसे हमने पिछली धारा में पढ़ा था, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं है, किंतु विकृत चित्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को धारा 36 के तहत यहाँ पर अधिकार है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करे, चाहे उसको हानि ही क्यों ना पहुंचाई जाए। इसका दृष्टांत हम यहाँ पर समझते हैं कि क एक विकृत चित्त व्यक्ति है, यह को उपहति कारित करता है। क का कार्य अपराध नहीं है, किंतु यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए क को उपहति कारित करता है, तो यह का कार्य अपराध नहीं है। यह दृष्टांत हमने यहाँ पर समझ लिया। एक और इसका दृष्टांत है, क रात्रि में एक मकान में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने का वह वैध रूप से हकदार है। यह क को किसी गृह भेदक के रूप में समझकर क पर हमला कर देता है, तो यह ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यह को ऐसा विश्वास था कि क कोई गृह भेदक है, कोई चोरी या रिश्ती करने के लिए घर में प्रवेश कर रहा है, तो यह ने सद्भावना पूर्वक उस पर हमला किया था, तो यह का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 37 क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। वे कार्य जिसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कि ऐसे भी कुछ कार्य है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता, उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको बिंदुवार हम समझेंगे। 37(1) क का यहाँ पर प्रावधान है, यदि कोई कार्य लोक सेवक द्वारा सद्भावना पूर्वक यदि किया जा रहा है, किसी लोक सेवक द्वारा यदि किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति
प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि यदि मैं कहूँ कि कोई पुलिस कर्मचारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए घर में प्रवेश करता है, घर में प्रवेश करने के लिए अ अ, मकान का दरवाज़ा ही क्यों ना तोड़ना पड़े, यदि वो कार्य करता है, तो मकान मालिक अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यानी कि दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, उसे रोकने के लिए लोक सेवक के ऊपर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये यहाँ पर एक प्रावधान दिया गया है। दूसरा एक और है यहाँ पर 1 ख में, यदि कोई कार्य लोक सेवक के निर्देश पर अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है तो भी यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लागू नहीं होगा। उन मामलों में यहाँ पर प्रावधान है, उन मामलों में जहाँ संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करना संभव है। यानी कि यदि अ, ऐसा कृत्य घटित हो रहा है जहाँ पर निकट कोई अधिकारी है, लोक सेवक यदि है, लोक प्राधिकारी है जिसकी सहायता लेना उचित है या सहायता ली जा सकती है, इतना पर्याप्त समय है, तो भी उसकी सहायता ना ली जाकर यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह गलत है, क्योंकि उसमें सबसे पहले लोक प्राधिकारी की सहायता लेना उचित होगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। धारा 37 का जो दूसरा बिंदु है उसको समझते हैं। किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी उपहति कारित करने का नहीं होगा जितनी आवश्यकता हो। यानी कि एक उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति यह पर इस प्रकार हमला करता है जिससे उसको उसके सिर में चोट आएगी। यह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस प्रकार से नहीं करेगा कि उस क की जान ही ले ले। इस प्रकार से प्रावधान यहाँ पर नहीं होगा। तो ये धारा 37(2) में दिया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन मामलों में उतना विस्तारित नहीं होगा जिससे कि अपहति जो कारित हो रही है उससे अधिक अपहति कारित करे। धारा 38 में दिया गया है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक का हो सकेगा। यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में भी 2 प्रकार के अधिकार है। एक तो उतनी अपहति कारित करे जितनी जान बचाने के लिए पर्याप्त है, और दूसरी इतनी उपहति कारित करे कि यदि उसका अधिकार सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं कारित की गई तो संभवतः वह उसकी मृत्यु कर देगा। तो कुछ इस प्रकार के भी प्रावधान है, तो उसको हम समझते हैं। धारा 38 में दिया गया है, ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका है कि जिसका परिणाम मृत्यु होगा, ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका है कि जिसका परिणाम घोर उपहति होगा, बलात्संग के आशय से किया गया हमला, उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के तहत मृत्यु कारित करने तक विस्तारित रहेगा। व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला, तो भी यहाँ पर उसकी मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। सदोष परिरोध या परिरोध से छुड़वाने के लिए किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करना जहाँ पर संभव नहीं है, और जो सदोष परिरोध और परिरोध में है उसे छुड़ाने के लिए यदि मृत्यु ही कारित करना पड़े तो भी वह मान्य रहेगी। यानी कि यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। अम्ल फेंकने के प्रयत्न के स्वरूप, यदि कोई अम्ल फेंक रहा है तो वह उस अम्ल फेंकने के प्रयत्न को रोकने के लिए अम्ल फेंकने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है। ये यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो धारा 38 में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसको और बारीकी से जरूर समझें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब हम सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 39 में दिया गया है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न होगा। यानी कि मृत्यु से भिन्न कोई अपहति कारित करने तक होगा, किंतु मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा। इसके लिए यही दृष्टांत है कि जो धारा 38 में प्रावधान दिए गए हैं उसके विपरीत उनके अलावा यदि कोई कार्य होता है तो वह व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सिर्फ उपहति कारित कर सकता है, उसकी मृत्यु कारित नहीं करेगा। तो यह धारा 39 में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। धारा 40 में दिया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और कब बना रहेगा। यानी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब स्टार्ट होगा और कब तक वह बना रहेगा। तो यानी कि शरीर के प्रति जब तक ऐसी आशंका है, जब तक उसको शरीर के प्रति होने वाले नुकसान का भय बना हुआ है, जब उसका भय स्टार्ट होता है तभी से यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, और जब तक वह भय बना रहता है तब तक यह अधिकार भी
बना रहेगा। ये धारा 40 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। धारा 41 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक रहेगा। जैसा कि हमने धारा 38 में पढ़ा था, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना, उसी प्रकार यहाँ पर धारा 41 में दिया गया है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। तो उसमें क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं कि लूट, घातकी गृह भेदन, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी मानव निवास के स्थान को रिष्टि पहुंचाना, जो कि कोई जलयान भी हो सकता है जिसमें मानव निवास करता हो। चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार से किसी की मृत्यु कारित होने की युक्त यदि कोई संभावना है तो उसे रोकने के लिए, यानी कि उपरोक्त कार्यों को रोकने के लिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। धारा 41 यहाँ पर यह प्रावधान देती है, उसको अधिकार देती है। धारा 42 में दिया गया है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहति कारित करना होगा, यानी कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत कब मृत्यु से भिन्न कोई अपहति कारित करने तक का प्रावधान है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि धारा 41 में प्रावधान है, उनके अलावा यदि कोई कार्य घटित हो रहा है जिससे किसी की मृत्यु कारित करना संभव नहीं है तो वहाँ पर केवल सामान्य उपहति से भी उस कार्य को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर केवल सामान्य उपहति कारित की जा सकती है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। धारा 40 में भी यही प्रावधान दिया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब बना रहेगा। तो जब भी ऐसी घटना घटित हो रही है तो घटना घटित होने से ही यह अधिकार प्रारंभ हो जाता है, और जब तक इस घटना का भय बना रहेगा तब तक यह अधिकार भी बना रहेगा। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा ताक में बैठा हुआ है कि वह किसी अनिश्चित काल समय में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो संपत्ति का जो मालिक है उस व्यक्ति को भी अनिश्चित काल तक संपत्ति की रक्षा के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जारी रहेगा, तब तक उसको अधिकार मिलता रहेगा। धारा 44 जो कि इस अध्याय की अगली अंतिम धारा है, इसको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या प्रावधान है उसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। धारा 44 में दिया गया है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को उपहति होने की भी जोखिम हमें उठानी पड़ सकती है। तो उसमें यहाँ पर यह प्रावधान दिया गया है, कोई व्यक्ति यदि हम पर कोई घातक हमला कर रहा है और हमलावर व्यक्ति के साथ में यदि कोई निर्दोष व्यक्ति भी है और उस हमले के प्रति यदि हम आत्मरक्षा का अधिकार कर रहे हैं और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यदि हमलावर के साथ में जो निर्दोष व्यक्ति है उनको भी उपहति हो जाती है तो यहाँ पर कोई अपराध घटित नहीं होता है। ये प्रावधान यहाँ पर धारा 44 में दिया गया है। इसका दृष्टांत हम समझ लेते हैं। क पर एक भीड़ द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। भीड़ में कुछ निर्दोष बच्चे भी शामिल होते हैं। क अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में भीड़ पर गोली चलाता है और गोली चलाने से निर्दोष बच्चों को भी उपहति हो जाती है, तो क ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है। तो साथियों, ये BNS 2023 का अध्याय 3 था और जिसमें हमने धारा 14 से लेकर 44 तक को हमने विस्तार से पढ़ा, दृष्टांत के माध्यम से भी पढ़ा। यदि इसमें आपको कोई शंका हो या कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगले अध्याय को कवर करते हैं। अभी तक के लिए जो मैंने पढ़ा है और आपने बारीकी से ध्यानपूर्वक आपने सुना, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।